हेलो। तो कैसे हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स। आज का एग्जाम क्या आपके सोच के मुताबिक आया? क्या आपने आज एग्जाम में थोड़ा, क्या आप जो है बिल्कुल 100% अपना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आया? और अगर आ गए हैं तो आप रिलैक्स्ड हो जाएं और आप अपने पास अगर थोड़ा सा टाइम है तो क्वेश्चन से हम गो थ्रू करवा लेते हैं। बाकी टेंशन नहीं लेना कि कितना प्रश्न का सही गया कितना गलत गया। अब ऑब्वियस सी बात है, जिनका प्रश्न गलत जाने वाला है वो थोड़ा सा चिंतित होंगे, टेंशन में आएंगे, और जिनका प्रश्न सही होने वाला है वे उनके अंदर उत्साह भी होगा। ठीक है, तो लर्न विद ग्लोरियस 2.0 इस प्लेटफॉर्म पर हम इंग्लिश का आज का जो पेपर आया था परीक्षा में उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन करवा रहे हैं, ताकि आप अपने आप को इस चीज को देख पाए कि हमारा कितना प्रश्न सही गया या कितना प्रश्नों का उत्तर आपने बाय मिस्टेक या किसी भी कारण आपने गलत दिया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि सही आंसर कोई टीचर हमें इस पूरा ऑब्जेक्टिव का बता दे तो इसके लिए हम आपके पास आए हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो खैर कोई बात नहीं। बाकी केमिस्ट्री का आप तैयारी मन से करें, कल केमिस्ट्री का पेपर फोड़ना है जी, उसी में आप ज्यादा प्रैक्टिस करें। इसका सॉल्यूशन तो हम बाद में भी देख सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन बाद में भी देखें। क्योंकि आज का पेपर था तो आज हम थोड़ा एक्टिव लग रहे हैं, तो हमको लगा कि आज ही वीडियो बना लेते हैं, अपना सॉल्यूशन कर लेते हैं। बाकी आपका जब मर्जी हो तब देख लीजिए, लेकिन इस पर जो है करेक्ट आंसर को आप जरूर देख लीजिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अंकिता नाम है, क्या नाम है जी? अंकिता। अंकिता ब्लैंक केम येट द होल क्लास इज वेटिंग फॉर हर, कि पूरा क्लास जो है वेट कर रहा है किसका? हर का। हर कौन है? तो हर है अंकिता। अंकिता कोई लड़की है, इसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया हर, और इसका इंतजार अगर कोई कर रहा है इसका मतलब अब तक वह नहीं आई है। और येट जो वर्ड है वह प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है। किसमें जी? प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है येट। और येट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अंकिता के साथ ये देखिए पास्ट डिडेंट लगाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट जाएंगे, जो हमको लिखना नहीं है। और हैडेंट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में बात चल जाएगा, जो कि हमको जाना है। हमको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जाना है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ है तो आप या तो हैज के साथ जाएं या तो हैव के साथ जाएं। और इस बात को आप समझ ही पा रहे होंगे कि अंकिता जो है वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम हैव के साथ नहीं जाएंगे। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा जी? सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हैजंट होगा। अंकिता हैजंट कम येट, अंकिता अब तक नहीं आई है। द होल क्लास इज वेटिंग फॉर हर, और पूरा क्लास उसका इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास कि लेट अस ऑर्गेनाइज ए गेट टुगेदर पार्टी। अब साथ में पार्टी करने के लिए एक जो है चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला जा रहा है कि चलो ऑर्गेनाइज करते हैं, गेट टुगेदर पार्टी करते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस आपसे पूछना चाह रहा है। पैसिव फॉर्मेट में अगर इसको, इसी बात को अगर हमको पैसिव फॉर्मेट में अगर बोलना हो तो हाउ टू स्पीक, तो बी शुड बी ऑर्गेनाइज। तो देखिए लेट से जब सेंटेंस हमारा शुरू हो तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है लेट अस ऑर्गेनाइज, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट ये भी है। ठीक है, तो हमारे पास जब दो दो ऑब्जेक्ट हो तो हम इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं और इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम इस बात को जानते हैं कि पैसिव फॉर्मेट में मिनिमम हमारे पास रिक्वायर जो है वह B+V3 है। हम ऑफलाइन क्लासेज में इस बात को बताएं, यहाँ पर भी ऑनलाइन पढ़ाए तो बताएं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको पैसिव वॉइस का क्या देखना है, आपको जल्दी से बनाना है तो कि V3 का फॉर्म रहना चाहिए, जो वर्ब है। ऑर्गेनाइज यहाँ पर वर्ब है, तो ऑर्गेनाइज का V3 क्या होगा? ऑर्गेनाइज का V3 क्या होगा ये देखना, उसके पहले बी का कोई फॉर्मेट देखना है। ऑर्गेनाइजिंग कर दिया इसलिए गलत है, बाकी एक्स्ट्रा हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं। गेट टुगेदर पार्टी टू ऑर्गेनाइज, यहाँ पर ऑर्गेनाइज बिल्कुल सही है। यहाँ पर श्योरली वर्ड का प्रयोग ही नहीं किया गया, श्योरली वर्ड का एक्स्ट्रा प्रयोग कर रहे हैं, गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास ए गेट टुगेदर पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज, शुड बी ऑर्गेनाइज एकदम बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर है ए गेट टुगेदर पार्टी वुड बी, यहाँ पर वुड बी का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, हम प्रयोग करते हैं शुड से प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस। जब हम इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो शुड का प्रयोग करते हैं, जब लेट वाला सेंटेंस रहता हो तब ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके। ओके, एक शुड से इस्तेमाल करके बनाते हैं, और बाकी एक्स्ट्रा इसके अलावा भी है, जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इस करके भी बनाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस है, अलग अलग वैरायटी पर बनाते हैं। तो वुड के साथ नहीं जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? शुड के साथ जाएंगे। तो ये हमारे पास है। सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड मिलाइएगा, अगर 1 और 2 आपका सही है, एक का भी आंसर सी और दूसरा का भी आंसर सी ही है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर मिलाते हैं।
अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वह है 3 नंबर में है कि मिलन इज ए ब्लैंक इटालियन सिटी। मिलन कहें या मिलान कहें, जो भी पढ़ना पढ़ लें, ठीक है, ताकि नाम है ये। तो मिलन इज ए इटालियन सिटी, इटालियन सिटी आ रहा है साउंड इटालियन का, तो ये तो आर्टिकल वाला से प्रश्न है जी। ए इटालियन अगर मारे होंगे तो इसका मतलब आपके पास नॉलेजफुल व्यक्ति नहीं है। एक का सी, मिलान इज एन इटालियन सिटी। अब 3 का भी आंसर सही है, इसलिए लोग अगर आंसर ए बी सी करते हैं तो गेस करने वाले लोग कहते हैं कि सी पर मारो तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आंसर सही जाए। तो एक का भी आंसर सी, बी का भी आंसर सी, तीसरा का भी आंसर सी। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो इस समझ गए कि एन इटालियन होगा, इटालियन है तो वॉवेल साउंड आ रहा है इटालियन सा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है बताइए। रोल्स रॉय जो कार है उसके बारे में पूछा जा रहा है, क्या चीप होता है या एक्सपेंसिव होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्सपेंसिव होता है जी, एक्सपेंसिव इज द करेक्ट आंसर। बाकी ब्लू और टॉल ये सब क्या होगा, ठीक है। रोल्स रॉय कार एक्सपेंसिव ही होता है, महंगा ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज डच आर्यन स्पीक। अगर आपको नहीं पता चल रहा है आर्यन, आपके पास तो क्वेश्चन पेपर है, होगा ही, आप रख करके मिलाएं और देखें कि ये वाला क्वेश्चन कहां पर है। अलग अलग कोड का भी ऑप्शन आया था, ए बी सी इस प्रकार का था, लेकिन आपको जो भी आपके पास प्रश्न है प्रश्न पर ध्यान दीजिए, प्रश्न तो सेम ही था। लैंग्वेज डच आर्यन स्पीक, आप पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी लैंग्वेजेज, यहाँ पर हाउ लैंग्वेजेज नहीं होगा, हाउ मच का प्रयोग हम तब करते हैं जब अनकाउंटेबल हो। लैंग्वेजेज का प्लूरल बनाया गया है तो इसके बाद हमको चाहिए हाउ मेनी लैंग्वेजेज डज आर्यन स्पीक। आर्यन कितने लैंग्वेजेज को बोल सकता है इस बात के लिए, तो बी फॉर बम्बई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अर्थात 4 का भी बी और 5 का भी बी आंसर होने वाला है, ओके। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 5 तक मिलाने के बाद प्रश्न नंबर हमारे पास 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा जा रहा है और कि 6 नंबर में है कि दैट इज माई बुक कैन आई हैव ब्लैंक बैक प्लीज। तो दैट इज माई बुक, बुक के लिए यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए देम का इस्तेमाल या माई का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि आई हैव, उसके बाद हमको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए और ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम जो है देम का इस्तेमाल तब करते जब हमारे पास बुक होता। और यू का हम लाना नहीं चाह रहे हैं, यहाँ पर बुक के लिए इस्तेमाल करेंगे इट। किसका जी, इट का, कि दैट्स माई बुक। यहाँ पर सिंपल सा आप बात को कंसाइज वे में समझना चाहते हैं तो बुक के लिए ही आगे हमको प्रोनाउन इस्तेमाल करना है कि दैट्स माई बुक, वह मेरा बुक है। सो आप क्या चाहते हैं, कैन आई हैव इट बैक प्लीज, क्या मैं उसे वापस ले सकता हूँ, वह मेरा ही बुक है तो क्या मैं उसको वापस ले सकता हूँ। यस, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बुक के लिए आपका जो प्रोनाउन इस्तेमाल होने वाला इट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वह सुनैना लव्स, सुनैना किससे लव करती है, टू म्यूजिक, तो लिसनिंग म्यूजिक। यहाँ पर लव के बाद जो भी हमें चाहिए वह जेरंड फॉर्म में चाहिए, या तो हमको जेरंड चाहिए या तो कोई हमें नॉन चाहिए, या तो हमें नॉन चाहिए या तो नॉन के इक्विवेलेंट अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब तो पता ही है कि नॉन और प्रोनाउन इक्वल है, जहां पर नॉन वर्क कर सकता हूं वहां पर प्रोनाउन भी वर्क सकता है। सुनैना लव्स मी, ऐसा ही बोल सकते हैं हम, सुनैना लव्स। अगर आप सेंटेंस को आगे हम छोड़ दें तो सुनैना लव्स मी, सुनैना मुझसे प्यार करती है, या सुनैना लव्स हिम, सुनैना उससे प्यार करती है, या सुनैना लव्स राम, सुनैना राम से प्यार करती है। तो यहाँ पर नॉन भी फिल कर सकते हैं, प्रोनाउन भी फिल कर सकते हैं। लेकिन आपके वर्ब का किसी फॉर्मेट को अगर लिखना है तो वर्ब के बाद हमको जेरंड फॉर्मेट ही चाहिए। यहाँ पर हमको नॉन चाहिए तो नॉन को इक्विवेलेंट या तो जेरंड होता है या फिर इन्फिनिटिव होता है, जेरंड होता है या फिर इन्फिनिटिव होता है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद हमको इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि जेरंड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंजॉय हो गया, लव हो गया, लाइक हो गया। इस प्रकार के वर्ड के बाद हमें लाइक, लव, इंजॉय, इस प्रकार के वर्ड के बाद हमको जेरंड ही चाहिए। सुनैना लव्स लिसनिंग, तो लिसनिंग इज द करेक्ट आंसर, जेरंड फॉर्मेट हमको चाहिए। तो ये फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। इसमें सुनैना लव्स लिसनिंग टू म्यूजिक, ओके। और बाकी लिसेंस ये सब होगा नहीं, लिसनिंग होगा नहीं। ये दोनों होने की संभावना था, इस दोनों में अगर आप पढ़ने वाला स्टूडेंट तो ये दोनों में अटक पा रहे होंगे, बाकी ये दोनों अगर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो सुनैना लव्स टू लिसन नहीं, सुनैना लव्स लिसनिंग। अभी बताइए इंजॉय, लव और लाइक जो है वर्ड, उसमें उसके बाद हम लोग जेरंड फॉर्मेट का इस्तेमाल करें। 7 नंबर तक के प्रश्न को डील करने के बाद हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो आगे का प्रश्न जो हमारे पास है वह है देयर इज ब्लैंक एंड आर्म चेयर। आर्म चेयर वाला समझते हैं, कैसा चेयर जिस पर आप एकदम बिल्कुल कंफर्ट होकर के बैठते हैं,
इन माई बेडरूम, मेरे बेडरूम में कैसा चेयर है जी, आर्म चेयर है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि देयर इज ही होगा, देयर एनी आर्म चेयर, देयर के बाद कोई ना कोई हमको क्या चाहिए, कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब हमको चाहिए। तो एनी तो डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं, देयर एनी एंड देयर और होगा कि देयर, और देयर के बाद सम भी नहीं होगा, हमको कोई ना कोई प्रोनाउन चाहिए था। देयर के साथ इज लगाएं कि आर लगाएं, तो देयर और इट जो है वह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, और देयर जो है उसके बाद ये इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एन आर्म चेयर की जगह पर अगर आर्म्स चेयर होता, आर्म चेयर्स होता, दैट मीन्स कहने का मतलब प्लूरल होता, तो बोलते हैं कि देयर आर आर्म चेयर्स इन माई बेडरूम, ओके। लेकिन हमारा एंड आर्म चेयर कहने का मतलब है कि हमको क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है द बॉयज ब्लैंक वेरी टायर्ड टुडे बिकॉज दे वर एट पार्टी। अब आज की बात कहा जा रहा है कि टुडे जो है वह बॉयज जो है, लड़के लोग जो है ना, वह बहुत ज्यादा टायर्ड हैं, थके हैं। बिकॉज कारण आगे बताया जा रहा है, बिकॉज दे वर एट पार्टी लास्ट नाइट, क्योंकि पिछली रात उन लोगों ने बहुत ज्यादा पार्टी किया था। तो आप रात में अगर पार्टी करेंगे तो दिन में तो थके ही फील करेंगे, तो इसी को लेकर बताया जा रहा है। तो आज का कंडीशन बता रहे हैं, इसलिए हमको क्या चाहिए, वर, द बॉयज वर नहीं चाहिए, और बॉयज है तो हमको इज नहीं चाहिए। अब हमको बाज भी नहीं चाहिए, अब चाहिए तो बार चाहिए या और चाहिए, प्लूरल फॉर्मेट ही चाहिए, प्लूरल वर्ब भी चाहिए। लेकिन बार इसलिए नहीं कि आज की बात करें कि लड़के आज बहुत थके हुए हैं, कारण क्या है कि पिछली रात उन लोगों ने बहुत ज्यादा पार्टी किया। तो आज की सिचुएशन को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट आर के साथ जाएंगे, ना कि बार के साथ जाएंगे। तो डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 तक के सोल्यूशन करने के बाद आगे के प्रश्नों को देखने के लिए हम बढ़ते हैं 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल आप करेक्ट आंसर जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, लर्न विद ग्लोरियस 2.0 के साथ बने रहें। यहाँ पर जो भी आपका सॉल्यूशंस दिया जाएगा बिल्कुल एनालिटिकल बेसिस पर दिया जाएगा, बिल्कुल एनालाइज करके दिया जाता है, बिल्कुल सही आंसर दिया जाएगा। ये नहीं कि एक आंसर ए, एक बी, सी, डी। अब आप कारण जानना चाह रहे हैं कि सी क्यों नहीं, बी क्यों नहीं, डी क्यों नहीं। जिस चीज का कारण जानना जरूरी है उस चीज का कारण आप जान ले तो ज्यादा बेहतर है। हर एक प्रश्न का एक का ए, बी का ए, का बी, एक का सी नहीं ठीक होता है, और हर एक प्रश्न का ये भी करना ठीक नहीं है कि हर एक प्रश्न का बताइए। अगर कोई कंसेप्चुअल जो भी चीज है कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर ही पूछा जा रहा है कि चलिए इसका मैं नानू काका वगैरह जो भी है कि उसमें कौन सा लेखक था, तो इसका बाकी चीजें आप अलग की चीजों को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी हमारे पास प्रश्न आता है तो उसको हम बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि रोहिणी सेड आई हैव स्टोमक एक, हो स्टोमक, यह स्टोमक है, और एक के मतलब पेन होता है, एक इज इक्वल टू पेन, एक इज इक्वल टू पेन, रूट वर्ड है एक का मतलब पेन होता है। तो इसका हमको चाहिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। किसका, इसका करेक्ट ऑप्शन चुनना है कि अगर वह डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम फॉर्मेट को लाएंगे। तो रोहिणी सेड है तो रोहिणी सेज कैसे हो जाएगा, सेड से सेज कैसे हो जाएगा जी, यहाँ पर सेड तीनों में है, ठीक है। और उसके बाद हमको अगर असर्टिव सेंटेंस है तो दैट ही चाहिए, रोहिणी सेड दैट, रोहिणी सेड दैट, ओके ओके। सी सी सी। अब हाइड हाइज हाइड, यहाँ पर सी के बाद डायरेक्ट गॉट है, वहां पर हाइव है तो हाइव का हाइड होता है। यहाँ पर हाइज कैसे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमको जब पास्ट में रहता है तो आगे के हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट वाला जो रहता है रिपोर्टेड स्पीच उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो हाइड होगा। ओके, क्यों नहीं होगा इस बात को हम आपके सामने एक्सप्लेन किए, और आखिर आंसर भी ही क्यों होगा इस बात को भी एक्सप्लेन कर दिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फुलजा सिंह सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपके सामने है कि द मीटिंग ब्लैंक एट 8:30। 8:30 का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, 8:30 का मतलब है कितना बजे होने वाला है। और अगर फिक्स टाइम है तो उसके पहले जब प्रॉपर टाइम बता रहे हो, एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं कि 8:30 बजे मीटिंग होने वाला है या फिर होगा, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एट का। तो 8:30 8:30 बजे मीटिंग विल बी स्टार्टेड, कितने बजे शुरू होगा, तो मीटिंग जो है शुरू किया जाएगा, या मीटिंग जो है शुरू किया जाएगा कितने बजे से, 8:30 बजे। तो डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर द मीटिंग के साथ स्टार्ट होगा नहीं, द मीटिंग के साथ डायरेक्ट स्टार्टिंग बिफोर होगा नहीं। द मीटिंग स्टार्ट अगर बोलते हैं तो इसका मतलब रूटीन बता पा रहे हैं आपकी, मीटिंग जो स्टार्ट होता है वह कितने बजे से होता है जी, तो 8:30 बजे से स्टार्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मीटिंग 8:30 बजे से ही शुरू होता है। अगर आप ये रूटीन वाइज चीजों को बता रहे होते
तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ जाते हैं। लेकिन अगर हम रूटीन के अनुसार नहीं बताना चाह रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि मीटिंग स्टार्ट होगा, कि फ्यूचर का कोई प्लानिंग बनाना चाह रहे हैं, तो उसको बता रहे हैं कि द मीटिंग। ऐसे करेक्ट आंसर के लिए हम जाना चाहें तो विल बी से भी ज्यादा करेक्ट आंसर हमारे पास है, वह स्टार्ट ही होगा। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। जैसे अगर फिक्स्ड पहले से ही अगर कोई प्लानिंग चल रहा है तो उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी सेंटेंस को हम एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे ऐसा प्रोफेशन बनाए ही होंगे बचपन में कि मुख्यमंत्री कल यहाँ आने वाले हैं, सॉरी मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो उसका हम लोग ट्रांसलेशन बनाते थे द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, द कम्स हियर टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डोसाइल। डोसाइल का करेक्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग। इसका डोसाइल का मतलब क्या समझते हैं आप? व्हाट डू यू मीन बाय डोसाइल? क्या वेरीफाइड होता है, रिस्पेक्ट होता है, ओबेडिएंट होता है, डिसफिगर होता है? तो डोसाइल कहने का मतलब है बिल्कुल जो ओबेडिएंट है। डोसाइल स्टूडेंट्स है, दैट मीन ओबेडिएंट स्टूडेंट है, आपका जो आज्ञाकारी स्टूडेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखने के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, आप बिल्कुल इस बात को मान लें कि आपके पास जो भी आंसर दिया जा रहा है बिल्कुल करेक्ट दिया जा रहा है। ठीक है जी। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस ब्लैंक, इसका आपको करेक्ट पैसिव फॉर्मेट पूछ रहा था जी। देखिए हमारे पास जो बेहतर पैसिव फॉर्मेट होता है वह होता है इट इज इम्पॉसिबल से जब सेंटेंस हमारा स्टार्ट रहता है तो हम उसको बनाते हैं इट इज इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल रहता है तो इट इज इम्पॉसिबल ही लिखते हैं। ठीक है जी, इट इज इम्पॉसिबल। और टू डू दिस को हम लोग बनाते हैं टू बी डन से। ठीक है, तो अगर आप इसको मार के चलाए हैं और इट के जगह पर आप दिस का प्रयोग कर दिए हैं तो बिल्कुल गलत हो गया है बाय मिस्टेक। इसका करेक्ट आंसर इट से ही जाना चाहिए। और इसका दूसरा फॉर्मेट जो है पैसिव वॉइस का हो सकता है इट कांट बी डन, दैट मीन्स इसको नहीं किया जा सकता है। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। इसलिए लिटरेचर है, लिटरेचर में मीनिंग भी कितने बार समझना पड़ जाता है, आप सीधे सीधे आंसर को टिक आउट नहीं कर जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आने वाला जो डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, इट कांट बी डन, इसको नहीं किया जा सकता। इम्पॉसिबल इसका मतलब नहीं किया जा सकता है। इम्पॉसिबल मतलब व्हाट, इम्पॉसिबल में इसको कांट डू बी डन, इसको नहीं किया जा सकता, वह इम्पॉसिबल है। ओके, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इसलिए नहीं होगा अगर इट रह जाता थोड़ा सा मिस्टेक करने के चलते, और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंसे भी होंगे कि दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन करके चलाए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिस्टेक भी हुआ होगा। अब सॉरी फील करिए अपने आप को कि अगर ये ऑप्शन मार के आए हैं तो गलत ही मार के आए हैं। ज्यादातर स्टूडेंट का हमें लग रहा है कि गलत ही मार के आए हैं। अगर ये मार के आए हैं तो आप समझें कि बिल्कुल सही मार के आए हैं। इट कांट बी डन इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपको पता ही एग्जाम में गलती होने की संभावना रहता ही है। 13 के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वह है हमारे पास 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 एंड 15 देख लें थोड़ा, क्या रह पाएगा। देखिए 15 नंबर को हम कर रहे हैं यहाँ पर फ्यू लिटिल और ए लिटिल से प्रश्न है। फ्यू है, फिर ए फ्यू है, लिटिल और ए लिटिल से प्रश्न। ओके, तो यहाँ तक इसके प्रश्न को डील करने के लिए कॉल द विटनेस सेड द जज, कॉल द विटनेस सेड द जज। अब इसका हमको इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्मेट क्या होगा। तो जज ने बोला कि विटनेस को बुलाओ, तो द जज कमांडेड टू कॉल द विटनेस। अब ये कॉल द विटनेस, ये जो सेंटेंस देख पा रहे होंगे आप, नरेशन वाला वीडियो में हम बताएं इस बात को कि जब सेंटेंस हमारा इंपरेटिव रहता है तो उसके लिए हम लोग जो कंजंक्शन यूज करते हैं वह टू का इस्तेमाल करते हैं पर्पस बताने के लिए। ओके, तो द जज कमांडेड टू कॉल द विटनेस, बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला। बाकी द जज कमांडेड देम करने की आवश्यकता ही नहीं है। दैट द विटनेस बी कॉल्ड, इस प्रकार ही तो फॉर्मेट ही चेंज कर दिया, तो इसलिए ये आंसर होने वाला नहीं है। तीनों आंसर नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने किसको एडवाइज किया? तो उसको, हिम को एडवाइज किया टू रेस्ट फॉर, उसको रेस्ट करना है डेज, कितने दिनों के लिए? कुछ दिनों के लिए। अब डेज को देख के आप बता पा रहे होंगे कि ये जो है वह प्लुरल फॉर्मेट में है, प्लुरल है और इसको काउंट किया जा सकता है, अर्थात काउंटेबल नॉन भी और प्लुरल भी फॉर्मेट में भी है। काउंटेबल नॉन है जी और प्लुरल फॉर्मेट में है, तो हमको फ्यू के साथ जाए कि फ्यू। अब इस बात को बताए थे फ्यू को लेकर के, ए फ्यू को लेकर के और लिटिल को लेकर के हम एडजेक्टिव वाला वीडियो में लिटिल और ए लिटिल को लेकर के, देखिए लिटिल और ए लिटिल जो है सबसे पहले आप याद रखें कि अनकाउंटेबल नॉन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जी अनकाउंटेबल नॉन के पहले जब इस्तेमाल करना हो तो लिटिल और अलिटिल का प्रयोग करेंगे, और फ्यू और अफ्यू का जब इस्तेमाल करना हो तब हम करेंगे काउंटेबल नॉन के पहले। किसके पहले? काउंटेबल नॉन के पहले। ठीक है, तो अगर आपको इतना ही जानकारी है तो इस बात को आप समझ पाएंगे कि लिटिल वाला तो ऑप्शन होगा नहीं।
तो आगे जो ऑप्शन बी और सी में दे रखा है कि लिटिल है और एक जगह ई लिटिल है, तो ये लिटिल वाला तो होगा नहीं। ओके, और बाकी इस बात है कि फ्यू और लिटिल का प्रयोग जो करते हैं वह नेगेटिव चीजों के लिए करते हैं, जब ना के बराबर कुछ बताना हो तब करते हैं। लेकिन ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा कुछ, ए लिटिल का मतलब भी थोड़ा, इसका मतलब कुछ दिनों तक आराम करना, दैट मीन्स ए फ्यू डेज, ए फ्यू डेज होगा, कुछ दिनों तक आप रेस्ट करिए, डॉक्टर ने ऐसा एडवाइज किया। ओके, तो ए फ्यू इज द करेक्ट आंसर, फ्यू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 15 नंबर तक के प्रश्नों को देखने के बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 16 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं, और उसमें बोला जाता है ए थोरो सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट, ए थोरो सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज कैरिड ब्लैंक इन द एयरपोर्ट। अब कैरिड के साथ कौन सा हम लोग इस्तेमाल करें, कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करें जिससे हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कैरिड आउट ही होता है, कैरिड आउट होता है। ये थ्रो सर्च, अगर इस सेंटेंस का आप मीनिंग निकालना चाहें, इस मीनिंग को समझना चाहें, तो आप समझ सकते हैं कि ये थोरो सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज कैरिड आउट इन द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में क्या किया गया कि एयरक्राफ्ट का एक थोरो सर्च किया गया, पूरी तरह से छानबीन किया गया। ओके, वो किसी भी एक्शन को जब आप कंप्लीट कर ले तो वहां पर कैरिड आउट का इस्तेमाल किया जाता है, तो कैरिड आउट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारे पास जी, वह क्वेश्चन नंबर 17 है एज सी बिकेम टायर्ड, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। एज सी बिकेम टायर्ड ईरर बिगैन टू क्रीप ब्लैंक हर बार। अब क्रीप के साथ जो हम लोग प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, इनटू का इस्तेमाल करते हैं जी। किसका इस्तेमाल करते हैं? इनटू का इस्तेमाल करते हैं। किसका जी? इनटू का। क्रीप इनटू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जिसका मतलब होता है कि आप जब बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गए हैं, या फिर टायर्ड है, एग्जॉस्टेड हैं या फिर टायर्ड हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं, तो उसका जो एक्शन करिएगा उसका जो है आपके कार्य में देखने को मिलेगा। मतलब व्यक्ति बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड थका हुआ रहता है तो उसमें गलती होने की संभावना ज्यादा रहता है, तो उस चीज को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके एक्शन में इस चीज को दिख पा रहे हैं, तो क्रीप इनटू। जब कोई चीज कोई एक्शन में आपको दिखाई दे तो क्रीप इनटू का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछ रहा है कि द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, किसी कंट्री में अगर सरकार ही नहीं हो तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो उस कंडीशन को हम लोग एनार्की के नाम से जानते हैं। एनार्ची या एनार्की, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। चूज द वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेरेमनी ऑफ ए क्रोइंग ऑफ किंग। अगर किसी भी राजा का मुकुट जब पहनाया जाता है जी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कोरोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोनेशन। 19 नंबर के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वह है 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 को डील करते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका मीनिंग आपसे पूछना चाह रहा है कि ब्लो वंस वॉन प्रेज, इसका मतलब होता है अपने आप के बारे में ही क्या करना, अपने आप के बारे में ही प्रशंसा करना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपने आप के बारे में ही क्या करना, ब्लो वंस ऑन मतलब अपने आप के बारे में प्रशंसा करना। ठीक है, हमारे सर का कहना है कि आप थोड़ा स्लो कर रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी करिए, तो ठीक है हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं जी, मिलाइए। चलिए भाई, आज क्योंकि आज स्टूडेंट जो है कि तो टिकना नहीं चाह रहे हैं, आज स्टूडेंट को लग रहा है कि जितना जल्दी चीजों को बता दे उतना ज्यादा बेहतर है, बाकी चीजों को समझना नहीं चाह रहे। तो चलिए, बाकी हमारा अपना नेचर है कि हम चीजों को ज्यादा समझाने पर विश्वास रखते हैं। बाकी चलिए, द टू फ्रेंड्स हैड ए ब्लैंक टॉक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, दो दोस्त बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो बड़ा एकदम बिल्कुल दिल से दिल मिला करके बात करेंगे, एकदम हार्ट टू हार्ट बात करेंगे, तो करेक्ट आंसर हार्ट टू हार्ट होगा। 21 नंबर के बाद जो है हम आगे चल रहे हैं 22 और 23 की ओर। 22 में जो है हमारे पास जी, वह 22 में क्या है जी, चूज द करेक्ट एंटोनिम में किस चीज का एंटोनिम पूछा है? तो ह्यूमिलिटी का एंटोनिम पूछा है। बताइए, ये हम अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के वीडियो में बिल्कुल कराए हैं। अब और इजी ही पूछा है, ह्यूमिलिटी का सिनोनिम्स क्या हो गया था? क्रूलिटी हो गई। ह्यूमिलिटी मैंने मतलब था करप्ट, क्रूलिटी कहने का मतलब है निर्दयता। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द रेलिस। रेलिस कहने का मतलब होता है एंजॉय करना, और इसका सिनोनिम से पूछ रहा है, अर्थात सेम मीनिंग पूछ रहा है, तो एंजॉय करना यहाँ पर है ही, तो करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्कॉर्न। स्कॉर्न मतलब होता है किसी को, स्कॉर्न इसका एंटोनिम पूछा। स्कॉर्न मतलब होता है किसी से घृणा करना। स्कॉर्न मतलब क्या होता है? घृणा करना। जैसे कंटेम्प्ट यहाँ पर है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? सिनोनिम। तो इसका उल्टा हो जाएगा एडमरेशन, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं और किसी की घृणा कर रहे हैं। तो एंटो पूछ रहा था, स्कॉर्न का एंटो क्या होगा? एडमरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है 24 के जस्ट बाद है हमारे पास क्वेश्चन 25 एंड 26, दोनों को डील करते हैं फास्ट में।
तो हम फास्ट में डील करते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ, किस चीज का सिनोनिम्स पूछा जी, जीलस का सिनोनिम शायद पूछा है। तो जीलस का सिनोनिम्स पूछा है। जीलस मतलब होता है ईर्ष्या, और एनवस का मतलब, एनवाइस का मतलब भी होता है एनवाइस, एनवाइस का मतलब भी होता है ईर्ष्या, दोनों का मतलब जल ही नहीं होता जी। और ये रिमोर्स और रिग्रेटफुल जो देख पा रहे हैं, इस दोनों का मतलब होता है पछतावा। द ब्लैंक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इज टू रिस्पेक्ट कंट्री। सबसे पहले द के बाद हमको चाहिए, जो द चाहिए वो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर फर्स्ट दिखाई दे रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग मानेंगे द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सुपरलेटिव डिग्री फॉर्मेट में है, तो द फर्स्ट एंड फॉर्मेट टू एवरी सिटीजन इज टू रिस्पेक्ट अवर कंट्री। 26 के बाद जब आगे के प्रश्न को डील करते हैं, तो वहां पर प्रश्न है हमारे पास 26 के बाद 27 एंड 28। तो 27 नंबर में हमारे पास जो प्रश्न है जी, वह है कि मेक श्योर यू ब्लैंक, मेक श्योर, ये जो बार बार नोटिफिकेशन आता है, मेक श्योर यू ब्लैंक एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर योर फ्लाइट, कि फ्लाइट को एटलीस्ट 2 आवर्स पहले, जब आपका फ्लाइट जो है, आप अपने फ्लाइट से 2 आवर पहले क्या हो जाए, चेक इन कर जाइए। मतलब आप एयरपोर्ट में प्रवेश कर जाइए, चेक इन कर जाइए, नहीं कि आपका फ्लाइट है इतना तो 2 घंटा पहले ही आप एटलीस्ट वहां पर पहुंच जाएगा, तो आप रिलैक्स मूड में रहेंगे, बाकी चीजें बाद में बता, क्या ही समझा। शीतल रैन फास्ट ब्लैंक जो है, सी वांटेड टू विन द रेस। शीतल, शीतल के लिए यहाँ पर प्रोनाउन किया गया है सी, और वह रैन फास्ट, वह कारण क्या है, तो वहां पर अपना डिजायर बता रही है, अपना विश बता रही है कि वह चाहती थी क्या, विन करना, किस चीज को, रेस को। तो इसके लिए हमको कॉम्बिनेशन करना है, तो दोनों को हम एक ही कैसे बोल सकते हैं कि शीतल रनिंग फास्ट फॉर विनिंग द रेस। नहीं, नेक्स्ट है हमारा, सॉरी, इस ऑप्शन को देखते हैं, हमारा पर्पस बताते हैं। हम पर्पस बताने के लिए जो हमारे पास प्रयोग करें 28 नंबर को फिर से आपके सामने डील करते हैं पूरा ऑप्शन के साथ। ये तो शीतल रन फास्ट, शीतल जिस टेंस में है उसी टेंस में रखें बात को। शीतल रनिंग डायरेक्ट कैसे हो सकता है जी, तो हो नहीं सकता। शीतल इज रनिंग कर दिया, टेंस से बदल दिया, फास्ट इज, तो ये नहीं, उसी टेंस में पास्ट में ही बात है कि सीता ने, कि सीता ने रन फास्ट टू विन द रेस, रेस को जीतने के लिए। हो गए, तो डी वाला आंसर हो गया। अगला देखते हैं 29 नंबर में, ही ब्रोक द लॉक ब्लैंक ए हैमर। तो उसने ब्रोक किया किस चीज को, लॉक को, किसके सहायता से, तो विद द हेल्प ऑफ ए हैमर, हथौड़ी की सहायता से उसने तोड़ दिया। तो बस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन है कि अवृति हैज डिसाइडेड टू ब्लैंक मोर। तो अवृति हैड डिसाइडेड टू अर्न मोर, जितना वह कमा रहे तो उससे ज्यादा कमाना चाह रहे, ठीक है। तो डिसाइडेड के बाद टू लगेगा, टू अर्न होगा कि टू अर्निंग होगा कि टू विल होगा, तो टू अर्न, हमको इन्फिनिटिव की आवश्यकता यहाँ पर है, तो टू अर्न इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यू नीड टू बाई ब्लैंक रेफ्रिजरेटर। यू नीड टू बाई ब्लैंक, क्या खरीदना आप, तुम्हारे लिए जरूरी है, एक तक रेफ्रिजरेटर खरीदिए। रेफ्रिजरेटर के साउंड में ए आएगा यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, ए रेफ्रिजरेटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, वी सॉ ए ब्लैंक ऑफ लायंस एट द सेंचुरी। हमने सेंचुरी में गए तो क्या देखे कि लायंस का, क्या देखें जी, ये कलेक्टिव नाउन से प्रश्न आया। तो कलेक्टिव नाउन में हम अपने नॉन पार्ट में कराएं कि कलेक्टिव नाउन से प्रश्न पूछता है। तो लायंस के ग्रुप को हम लोग प्राइड कहते हैं, तो वी सॉ ए प्राइड ऑफ लायंस एट द सेंचुरी। हम लोग सेंचुरी में गए हैं, अभ्यारण्य में गए, तो क्या देखें जी, एकदम क्या देखें, तो बाघों का समूह देखें, बहुत सारा वहां पर लायन था, सॉरी शेरों का समूह देखें। इन्हें कहेगा चूज दैट ऑड वन आउट, इसमें सबसे डिफरेंट समझना। ये आगे जब आप परीक्षा की तैयारी करेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो रीजनिंग में ऐसा पूछा जाता है, वीट है, बर्ली है और मस्टर्ड है और पैडी है। तो वीट, बर्ली और मस्टर्ड जो है, ये तीनों जो है एक ही सीजन में होने वाला जी एक प्रकार का क्या है, ये जो है एक ही प्रकार का फसल है, क्रॉप्स है। पैडी जो है बिल्कुल अलग है, ठीक है जी, धान। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, आई लाइक द बुक्स ब्लैंक द हैव इंटरेस्टेड स्टोरी। मैं उस बुक को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ जिसमें बहुत सारा स्टोरी होता है। यहाँ पर द बुक्स है, यहाँ पर दैट के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है जी। तो बुक्स चूंकि नॉन लिविंग थे, तो उसके लिए हम लोग दैट के साथ है, घू हम का प्रयोग तो करेंगे नहीं, व्हाट का प्रयोग हम किसी मैटर को बताना है। आई हैव नो ब्लैंक टू यू गोइंग फॉर अ मूवी। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मेरे पास कोई ऑब्जेक्शन है नहीं। आप मेरा मन है कि अगर हमको मूवी देखना है तो देखने जा भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, यू ब्लैंक क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। अब बताइए ट्रैफिक लाइट का अगर सिग्नल अगर रेड हो तो उस समय आपको मस्ट के साथ जाना चाहिए कि मस्ट नॉट के साथ जाना चाहिए, मस्ट नॉट, आपको अवश्य क्रॉस नहीं करना चाहिए रोड को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है, हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन से कि कुड यू हैव, देखिए हैज यू, उसके बाद फिर हैव होगा क्या, हैज तो लगी नहीं, लगेगा, ये तो इसलिए गलत है। शुड यू, उसके बाद हैव, शुड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड, या फिर डिड यू हैव, अब फिर हैव के साथ है, तो ये दोनों तो ऐसे ऑप्शन छोड़ रहा है। अब शुड यू के साथ जाए कि कुड यू के साथ जाए, तो हम लोग सामने वाले से रिक्वेस्ट करने के लिए कुड यू का इस्तेमाल हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं कि कुड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड, क्या वह ड्रेस आप स्पेशली मेरे लिए बना सकते हैं, इस प्रकार की बात है। लर्निंग ब्लैंक इज नॉट इजी, लर्निंग व्हाट, तो किसी भी लैंग्वेज को सीखना आसान नहीं है, तो इस चीज को बताया था लर्निंग, इसके पहले किसी प्रकार को ना कोई प्रीपोजिशन आएगा जी और ना ही किसी प्रकार का आर्टिकल आएगा, सीधे से आएगा लर्निंग संस्कृत इज नॉट इजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई saw two crows blank poking their heads at the flower pot. फ्लावर पॉट जो है उसमें क्या देखे कि दो कौवे जो है आपस में क्या कर रहे हैं, चोंच से या फिर इस प्रकार के लड़ रहे हैं। तो हमको यहाँ पर आई saw two crows, यहां तक बात करता है पोकिंग, तो पोकिंग को पार्टिसिपल के रूप में, पोकिंग देयर हेड्स एट द, पोकिंग को यहाँ पर एट पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो हमको कोई ना कोई एडवर्ब चाहिए, तो एडवर्ब का काम जब हम किसी एडजेक्टिव में, प्लेफुल एडजेक्टिव उसमें आई एल बल लगा देते हैं तो एडजेक्टिव का काम करता है। डी फॉर दिल्ली द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, प्लीज हैव ब्लैंक मोर राइस यू हैवंट टेकन मच। प्लीज हैव सम मोर राइस, थोड़ा सा और चावल खा लीजिए। सामने वाले पर्सन से कहते हैं कि थोड़ा और खा लीजिए, आप तो लंच भी नहीं किए हैं, तो आप लंच भी नहीं किए हैं इसलिए थोड़ा सा और चावल खा लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 में, वर्क टू स्कोर गुड मार्क्स। बिल्कुल आप सही आंसर के लिए आप मेरे साथ जुड़े। अगर आप चाहते हैं फालतू ABC करना चाहते हैं तो आप दूसरे के पास जा सकते हैं। बाकी सही आंसर जानने के लिए आप लर्न विद ग्लो स्टूप के साथ बने रहे। वर्क ब्लैंक टू स्कोर गुड मार्क्स, तो वर्क हार्ड होगा जी, वर्क सो हार्ड मच हार्ड हार्डली नहीं होगा, नेगेटिव में चल जाएगा। वर्क हार्डली मतलब कि वह मुश्किल से परिश्रम से, वर्क हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स लाना है तो वर्क हार्ड करना पड़ेगा। समवन वाज नॉकिंग, नॉकिंग के बाद एट प्रीपोजिशन लगता है, नॉकिंग एट द डोर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 43, सी नीड्स सम न्यू क्लोथ्स ब्लैंक व्हाट। चूज द करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछना था। सी नीड्स, अब देखिए नीड्स जो है भार्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो भार्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है तो आप नीडेंट सी नहीं कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग ये सब नीड को वर्ब के रूप में इस्तेमाल किए हैं, इसका मतलब एस लगा दिए तो V5 हो गया। दैट मींस वह प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, सी के साथ डू का इस्तेमाल नहीं होता, डज का इस्तेमाल होता है। डजंट, सी द करेक्ट आंसर। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव, हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव। क्वेश्चन टैग से प्रश्न है हमारा, द सिनोनिम्स ऑफ मार्वेलस। मार्वेलस कहने का मतलब दैट इज वेरी वंडरफुल, दैट इज वेरी वंडरफुल, तो वंडरफुल ऑप्शन में है ही कि मार्वेलस का मतलब होता है जो बिल्कुल एकदम बिल्कुल अद्भुत हो, मार्वेलस हो, मार्वेलस हो, वंडरफुल हो। द एंटोनिम ऑफ फिक्स्ड, जो चीजें फिक्स्ड है उसको बोलेंगे कि वह डिसाइडेड है, कंफर्म्ड है, और यहाँ पर हमको एंटो पूछ रहा है तो अनडिसाइडेड बोल देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो कौन है, द सिनोनिम्स ऑफ होर्ड। होर्ड मतलब होता है जमा करना, भीड़ वगैरह, और डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना, हाइड माने मतलब चीज को छिपा देना, डिवाइड माने अलग, स्टोर माने एक जगह इकट्ठा करके रखना। द एंटोनिम ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर इज व्हाट। मॉइस्चराइजर का प्रयोग करते हैं हम लोग ठंडा के दिन में अपने स्किन पर, तो मॉइस्चराइजर का हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा जो स्किन है वह ड्राइनेस फील करने लगता है। तो ड्राइनेस जब हम फील करने लगते हैं तो मॉइस्चराइजर का प्रयोग करते हैं। तो ड्राइनेस और मॉइस्चराइजर ही तो आप लड़के लोग बहुत आसान से बनाई होगी। सुमित आस्क्ड हर इफ सी वाज इल। सुमित आस्क्ड हर इफ सी वाज इल। सुमित आस्क्ड हर इफ सी वाज इल, इसका क्या पूछ रहा है जी, अच्छा डायरेक्ट नरेशन पूछ रहा है। तो सुमित आस्क्ड हर है तो सुमित सेड टू हर तो कंफर्म होने वाला है, टोल्ड हर तो ऐसा पहले से रहता नहीं, आस्क्ड तो रहता नहीं, सेड टू हर ये दोनों हो सकता है। सुमित सेड टू हर, अब आर यू इल के साथ जाएं कि इज सी इल के जाएं, तो सी का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब अगर यू है तो सेकंड पर्सन हर के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे, इफ सी, और उसके बाद अगर बात प्रेजेंट बनाते हैं तब उसको पास्ट में लेके जाते हैं। तो और उसके बाद फिर इफ या वेदर का प्रयोग किया गया है तो सेकंड पर्सन उसके लिए, और अगर सी रहता तो सी ही छोड़ देते हैं, सी वाज इल और यू, तो हम करेक्ट आंसर है हमारा पर सी फॉर चाइना है। क्यों, क्योंकि उस सेकंड पर्सन हर, और हर के लिए हम लोग सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद सी वाज इल है तो सी वाज इल, दैट इज ओके। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है जी वह क्वेश्चन नंबर 49 है कि ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन। चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन पूछ रहा है, डायरेक्ट एकदम। ही सेड टू मी, अब रिक्वेस्ट कब करेगा, जब प्लीज रहेगा तब। प्लीज एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 40 फिर के बाद 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड में आपसे पूछ रहा है जॉन्डिस का स्पेलिंग। जैसे जॉन्डिस वगैरह हो जाता है बीमारी, जब बायोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें टीचर भी बताते हैं, या फिर ये जनरल बात है आप लोग को भी जाना चाहिए। जॉन्डिस वगैरह में क्या होता है, शरीर पूरा पीला पीला होने, लाख वगैरह पीला पीला होने लगता है। इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, दैट इज सर्टेन। यह बिल्कुल बात मान लीजिए निश्चित है कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीतने वाला है। तो इंडिया विल सर्टेनली विन द वर्ल्ड कप इज द करेक्ट आंसर सी फॉर चाइना। अब देखिए सर्टेनली को लेकर के यहाँ पर बात किया गया कि सर्टेनली को लास्ट में रखे कि बीच में रखे कि कहां पर रखे, सर्टेन है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वह सर्टेनली को हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद रखें और मेन वर्ब के पहले रखें, बिफोर बम्बई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, द बॉयज, करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना था। बॉयज के साथ रन लगेगा नहीं लगेगा, द बॉयज रन फास्ट इन द रेस, तो बी फॉर बम्बई इज द करेक्ट आंसर। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तब वर्ब हमारा प्लूरल लगता है। यहाँ पर बॉय रन लिखा है जो कि होगा नहीं, बॉय के साथ रन लिखना चाहिए। बॉय के बाद डायरेक्ट बी फॉर होगा नहीं तो बी फॉर बम्बई, बाकी सारा ऑफ सेंटेंस गलत है तो बी फॉर बम्बई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है कि आई गॉट लेट फॉर द फ्लाइट लाइक देयर वाज सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड।
अब रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, इसलिए हम लोग फ्लाइट के लिए लेट हो गए। तो कारण बताना चाहे, रीजन बताने के लिए हम लोग बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं, तो बिकॉज दे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, वी लोकेटेड द की ब्लैंक द लॉक। अब हम लोग इस यहाँ पर जो आंसर हो सकता है, इन भी हो सकता है जी, की के बाद इन, तो इन में हमारे पसंद में है नहीं, और इसके बाद हम जो है फॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी लोकेटेड द की फॉर द लॉक, अर्थात हमने जो है लॉक के लिए क्या किस चीज को ढूंढ लिया, हम लोग की को ढूंढ लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है कि अगर ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग लॉक करने के लिए हम लोग की को क्या कर लिए, ढूंढ लिए, और अगर इन का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है कि ताला के अंदर चाबी है और उसको आप ढूंढ लिए, और बाकी ऐसे कर रहे हैं तो अर्थात लॉक को खोलने के लिए आप चाबी को ढूंढ लिए, तो हमारे पर्पस से लॉक को खोलने के लिए चाबी को ढूंढ लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू कीप वंस टेम्पर। अपने टेम्पर को किप्स करके रखना, माने अपनी गुस्सा को, जब आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसको जो बर्दाश्त करें, तो टू रिमेन कॉम, अपने आप को बिल्कुल शांत रखना, अपना आपा नहीं खोना दिए। नेक्स्ट हमारे पास 56 नंबर क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू क्राई वोल्फ। टू क्राई वोल्फ अर्थात भेड़ियों की तरह रोना। आप कहानी पढ़े होंगे बचपन में कि भेड़िया जो आता था और वो एक लड़का जो है बुलाता था, तो टू गिव ए फॉल्स अलार्म, अर्थात यह झूठा जो है अलार्म को बजाना, रियल में से इसका कुछ लेना देना नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है, दे डिसाइडेड टू ब्लैंक हिज नंबर इन द येलो पेज। वह जो है अपना नंबर जो है किस चीज में ढूंढ रहा था, तो किस चीज में ढूंढ रहा था, येलो पेज में ढूंढ रहा था, ठीक है। तो कि जब हम किसी बुक वगैरह में या कॉपी वगैरह में चीज हम कोई चीज को ढूंढ रहे थे, जैसे वर्ड मीनिंग वगैरह हम डिक्शनरी से यूज करते हैं, तो लुकअप का प्रयोग करते हैं। लुकअप मतलब ढूंढना होता है, ओके। ये फ्रेजल वर्ब से प्रश्न है। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग ए पास्ट अवे, बहुत लंबे समय से वह पीड़ित होने के बाद वह लास्ट में पास्ट अवे हो गया, दैट मींस एक्सपायर कर गया। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है, वी हैव नो अल्टरनेटिव प्लान टू ब्लैंक ऑन। हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव प्लान नहीं है, तो इसके मतलब बैकअप के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बैकअप के लिए हम लोग इस्तेमाल फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, फॉल बैक का इस्तेमाल करते हैं। फॉल बैक ऑन का इज इक्वल टू होता है बैकअप, अर्थात इसके अलावा हमारे पास कोई बैकअप में प्लानिंग नहीं है। कई बार व्यक्ति के अंदर बैकअप प्लानिंग होता है कि अच्छा ये वाला नहीं चलेगा तो ये वाला, तो बैकअप प्लानिंग इसके अलावा नहीं है, जो चीज को बताना चाह रहा है। सी केम अक्रॉस सम पेपर्स सी वाज लुकिंग फॉर, अचानक उसको वह पेज मिल गया जी जिसको वह ढूंढ रहा था। लुक फॉर मतलब ढूंढना होता है, तब केम अक्रॉस का मतलब होता है फाउंड अनएक्सपेक्टेडली, जो आपको अचानक मिल जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है कि व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन माय ग्रैंडमदर्स हाउस। 16 नंबर तक के प्रश्नों को अगर आप देख लिए तो ग्रामर पार्ट हमारा क्लियर होता है। 61 से हमारा एंट्री होता है हमारे टेक्स्ट बुक वाला प्रश्न से। जैसे पहला है कि ग्रैंड मदर्स हाउस से, देखिए पहला एंट्री हमारा है और लास्ट चैप्टर से एंट्री हमारा है जी, प्रोज छोड़ के एकदम पोएट्री के लास्ट चैप्टर से एंट्री में आता है कि व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन माय ग्रैंडमदर्स हाउस। तो माई ग्रैंड मदर हाउस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है? एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक होता है फिगर ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से प्रश्न नहीं, फिगर ऑफ स्पीच से प्रश्न पूछा। लिटरेचर यही खूबसूरती है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया, सिमिली का, कि मेटाफर का, कि इलिट्रेशंस का, कि पर्सोनिफिकेशंस का। तो यहाँ पर देखें लाइक लाइक करके जब इस्तेमाल करते हैं, लाइक या एज का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सिमिली का प्रयोग किया करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग सिमिली के कैटेगरी में रखते हैं, तो सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। किसी भी नेशन का बिल्डिंग के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ, आई हैव अ ड्रीम किसका पार्ट है? तो आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जी। बी सा एम्ब्रेस लॉसिंग देयर क्रूएल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम, ये सेंटेंस कहां से लिया गया था? फायर हिम से लिया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है, इंडियन पीजेंट्स आर पुअर देन देयर। बताइए ये टेक्स्ट बुक्स के आधार पर देना है, ऐसे नहीं कि श्रीलंका पाकिस्तान रशिया मार देना है। ये टेक्स्ट बुक में हमारा जिस चीज को डिस्क्राइब किया है कि इंडियन जो पीजेंट्स थे, अर्थात भारतीय जो किसान थे, वो चाइनीज की तुलना में ज्यादा गरीब है। जॉर्डन फील्स दैट, जॉर्डन क्या फील करते हैं? बर्ड इज वेरी होपलेस, बर्ड नहीं, मैन इज वेरी होपलेस। मनुष्य जो होता है बड़ा ही आशाहीन व्यक्ति होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है 67 सेज दैट शी इज हैविंग हार्ट फेल्यूर। किसको हार्ट फेल्यूर का प्रॉब्लम था जी? तो हार्ट फेल्यूर का प्रॉब्लम चोबकोव को नहीं था, लोमोव को था। वह जो लड़का था, लोमोव और नटालिया मैरिज प्रपोजल जब आप पढ़े हैं, तो लोमोव जो है उसके पास सेज दैट ही इज हैविंग हार्ट फेल्यूर, उसके पास हार्ट फेल्यूर। नटालिया और लिप ये सब कुछ नहीं, चुपको भी नहीं आंसर होगा इसका। करेक्ट 67 का आंसर होगा बी फॉर बम्बई, इसका आंसर होगा। क्या होगा? बी फॉर बम्बई इसका आंसर होने वाला, बी फॉर बम्बई, लोमोव इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है 68 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड मदर इमोर्टलिटी इज ग्रेटर, कि पहले के जमाना में क्या होता था कि माता और जो मृत्यु दर होता है, मातृ मृत्यु दर, वह ज्यादा होता था। पहले हॉस्पिटल वगैरह नहीं था, जो भी था जो घर में बच्चा को जन्म देना होता था। बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी इज टेकन फ्रॉम, यह स्पीडियर जर्नी कौन तुलना करना चाहते हैं? तो जॉर्डन जी तुलना करते हैं। स्वीटेस्ट ऑफ आई डू नॉट वाज द करेक्ट आंसर।
लोमो इज ए मैन कॉन्शियस ऑफ रेस। लोमोव इज ए मैन कॉन्शियस ऑफ रेस की बात करता है। द ब्लैंक ऑफ हैज, ये हमारे टेक्स्ट बुक्स के बेसिस पर बताया गया। द ब्लैंक हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री। जब पत्ती विहीन हो जाती है तो कौन जो है बिल्कुल डम गूंग हो जाता है? तो नाइटिंगेल एक पक्षी है जो गाने वाली पक्षी बिल्कुल गूंगा हो जाती है। द प्रेस इंजॉय ब्लैंक ऑफ द पब्लिक। ये प्रेस किस चीज को याद इंजॉय करता है? तो द प्रेस इंजॉयज द हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक। जो इंसान के अंदर जो बिल्कुल लाचारी वाला बात है मनुष्य के अंदर या जो पब्लिक के अंदर, उसको और प्रेस क्या करता है? इंजॉय करता है कि चलो कुछ कोई बोलने वाला नहीं है तो जो करना चाहिए कर ले। फॉर ऑल द इल्स इन इंडिया द राइटर ब्लेम्स। जितना भी बुराई था उसमें ब्लेम किसको दिए हैं? हमारे पीरन्सबर्ग जब भारत घूमने के लिए आए थे तो आइडियाज थ्रू द ट्रेवलर्स आई में बताए कि सारा जो है ब्रिटिश हुआ, अंग्रेज को ही बोल रहे हैं कि इसका सारा जिम्मेवार अंग्रेज ही है। बेंजी ऑन्ड ए। बेंजी के पास जो कार था वह कैसा कार था? होंडा का कि हुंडई का कि कंटेस्टा का कि फोर्ड वैन था? तो उसके पास फोर्ड का वैन था जी। सेवीज पेरेंट्स न्यू दैट सेवी ऑफन वेंट आउट टू बाय। अब सेवी के बारे में पूछा था, सेवी का रिलेटेड किस है? स्नैक वेजिटेबल्स कुछ नहीं, सीधा गार्ड से रिलेशन है। एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द ब्लैंक ऑफ द न्यूज़पेपर्स। उसका जो रेवेन्यू है एडवर्टाइजर्स ही है, कंट्रीब्यूट करता है। द पोएट इज ब्लैंक द स्नेक अफ्रेड। वह पोएट जो है डीएच लॉरेंस जी जो है द स्नेक वाला जो पोएम पढ़े थे हम लोग, तो उसमें वह डर रहे थे। टावर ऑफ साइलेंस किससे रिलेटेड है? तो पारसी धर्म से रिलेटेड है जी। इज ब्लैंक स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस। कहाँ के लोग जो है वह अन्याय के आग में झुलस रहे थे? तो मिसिसिपी के लोग झुलस रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है कि एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रेसिडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ व्हाट? एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज लॉन्ग पीरियड ऑफ इग्नोरेंस। बहुत ज्यादा जब किसी चीज को इग्नोर कर देते हैं जिसके कारण अगर स्टारवेशन है तो व्यक्ति मर सकता है। नानुगागा है ये यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानुगागा के पास एक यूनिक क्वालिटी क्या था जी? कि ऑफ टेलिंग लाई। झूठ बोलने का उनके अंदर बड़ा ही अच्छा क्वालिटी था जी। उनके जैसा कोई झूठ नहीं बोल सकता था। डिस्क्रिमिनेशन वाज डिसअपियर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किस डिस्क्रिमिनेशन की बात की है मार्टिन लूथर किंग जूनियर? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात की है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है कि नटालिया एंड आर क्वारलिंग फॉर द ऑक्स मीडोज। नटालिया और कौन लड़ रहा था ऑक्स मीडोज के लिए? तो नटालिया के साथ लोमोव लड़ने वाला था, दोनों अपने लड़ती है, फिर बाद में विवाह भी हो जाता। इंग्लिश इज ए। इंग्लिश के बारे में यह स्टोरी ऑफ इंग्लिश से प्रश्न है। हम अपने सिलेबस में स्टोरी ऑफ इंग्लिश को पढ़ाते ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि आपको केवल और केवल 100 में से 50 प्रश्न ही डील करना है। आप ग्रामर वाला पार्ट को आप सही ढंग से समझ लेते हैं। ग्रामर वाला पार्ट समझने के दौरान अगर कुछ प्रश्नों को इधर उधर हो जाता है, नहीं भी बन पाता है, तो बुक वाला पढ़ लीजिए। बुक वाला प्रश्न तो नहीं एकदम बिल्कुल 50 प्रश्न बनाना इजी होता है। तो इंग्लिश लीजिए। इंग्लिश के बारे में क्या? इंग्लिश क्या हिंड्रेंस का काम करता है किसी भी चीज के प्रोग्रेस में? क्या डिस्करेज है? तो इंग्लिश के बारे में बेहतर ही बोलिएगा जी, खराब कैसे बोल सकते हैं? इंग्लिश का परीक्षा में इंग्लिश के बारे में कोई बेहतर ही बोलेगा, खराब कैसे बोल सकता है? तो विंडो टू द वर्ल्ड, यह संसार के लिए खिड़की का काम करता है। पूरे संसार को देखना चाहते हैं तो यह खिड़की का काम करता है इंग्लिश। नेक्स्ट है हमारे पास द नॉर्मल कंटेस्ट मेड इंग्लिश इनटू लिटिल मोर देन ए कॉलोनी फ्रांस। तो फ्रांस से नॉर्मल कंटेस्ट जो इंग्लिश को और बेहतर बना दिया फ्रांस में। लैंगलैंड इज ए वेल नोन राइटर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। लैंगलैंड को मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर का जो है क्या माना जाता है? राइटर माना जाता है। नेक्स्ट है द एंग्लो सेक्शन इन्वेडेड इंग्लैंड। ये जो सारा प्रश्न है 84 नंबर से स्टोरी ऑफ इंग्लिश से प्रश्न है। द एंग्लो सेक्शन इन्वेडेड इंग्लिश इन द सेंचुरी। किस सेंचुरी के हैं जी? तो 5th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। इन द पोएम लॉरेंस डिनोन्सेज द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ ब्लैंक मॉडर्न लाइफ। डीएच लॉरेंस जो है वह मॉडर्न लाइफ का जो लाइफ स्टाइल है उस चीज को वह मानते नहीं है, उसको डिनाउंस करते हैं, निंदा करते हैं। इंडियन इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द सेंचुरी। अब किस सेंचुरी में आया ये आपको सर्च करने वाला विषय, किस सेंचुरी में आया था अभी बताएं। 84 से 89 तक का जो प्रश्न है जी वह बिल्कुल यहाँ तक 4-5 प्रश्न जो है दिया गया है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। सेवी टुक ब्लैंक आफ्टर गिविंग अप कलेक्टिंग गार्ड्स। सेविंग जब गिविंग अप कर दिया, गिव अप करने का मतलब छोड़ देना, जब वह गार्ड को कलेक्ट करना छोड़ दिया तो क्या करने लगा? फिर वह अपने पिक्चर में बिजी हो गया, पेंटिंग पिक्चर करने लगा था। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर इज फ्रॉम। या कहां से ले गए? हमारे जो एंसेस्टर हमारे फोरफादर्स जिस सीड को सोन किए हैं, रोपे हैं, बोए हैं, उसकी तुलना बराबरी कोई नहीं कर सकता इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है जी इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। किसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया को कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हम कहते हैं सरोजिनी नायडू को। ओके
नेक्स्ट है हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। किस यार्ड की बात करता है ये? मैथमेटिकल मिस्टिकेट से प्रश्न है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इंग्लिश विल टुगेदर फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड स्पोकन ऑफ इंग्लिश। जो डिफरेंटेड वेराइटीज है इंग्लिश का वह सब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है सब इक्वल हो जाता है। 95 नंबर जो हमारे पास प्रश्न है, डज नॉट हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। किस चीज के बारे में बात करेगा? चाइनीज, जापानीज, हिंदी के क्यों बात करेंगे? इंग्लिश का परीक्षा में कॉमन सेंस आपको लगाना, इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश डज नॉट हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। इंग्लिश जो लैंग्वेज उसका बहुत ज्यादा कोई नेटिव स्पीकर नहीं है जी। अदर अलग अलग मतलब कंट्री में इस चीज को बोला जाता है, उसके बाद जब मिलाया जाता है तब वह लार्ज ऑफ नंबर में आ जाता है। अगर कोई चाहे कि नेटिव इसका स्पीकर मिल जाए इंग्लिश का तो बहुत ही कम मिलता है लोग। Who were the rulers of ancient Egypt? तो ancient Egypt से फारोज वाला बात है, फारोज एंशिएंट इजिप्ट से रिलेटेड था। ब्लैंक वाज मोर इंपॉर्टेंट एनी अदर इन्वेंशन। किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट था फायर का इन्वेंशन जी। ब्लैंक वाज, ये आइडियाज दैट हैव एलिमेंट कंसेप्ट चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास वाज नानू काका फेवरेट ड्रेस। नानू काका का फेवरेट ड्रेस का था जी जोधपुरी कोट था। ब्लैंक वही वाला पहन के आए थे वह। ब्लैंक वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एंड द लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन ए प्रीकैरियस बैलेंस। जो हमेशा न्यूज़पेपर है उसको एक बैलेंस बना करके रहना चाहिए। इस प्रकार हमने 100 प्रश्नों को आपको ऑब्जेक्टिव आपको पास मिलाया है। आप मिला लीजिए कि कितना प्रश्नों का उत्तर आपने सही किया है। आप टेंशन नॉट पहले केमिस्ट्री का परीक्षा दे करके आए, उसके बाद मिलाएं, बहुत रिलैक्स मूड में आकर के मिलाएं। ये नहीं कि अभी वीडियो आए तो पहले मिला लें, केमिस्ट्री का पढ़ाई नहीं, उससे केमिस्ट्री का पढ़ाई आपका चौपट हो सकता। आप अपने आप के प्रति ईमानदार हैं। जो काम बाद में किया जा सकता है उसको बाद में कर लें। काम को प्रायोरिटी देना सीखिए कि पहले क्या जरूरी है, इसके बाद ये चीजें बाद में भी किया जा सकता है। तो जो चीजें बाद में किया जा सकता है उसको बाद में ही करें। जो चीजें अभी जरूरी है या फिर आपके लिए करेंटली ज्यादा जरूरी है, कल ज्यादा जरूरी है, उसको पहले केमिस्ट्री आप पहले मन से पढ़ें और उसके बाद इसको कल परीक्षा देने के आने के बाद आराम से रिलैक्स मोड में आकर के बाकी तो चीजें छूट जाए। बाकी तो हिंदी दिन आपका कॉन्फिडेंस कम हाई रहेगा। कोई अगर बोलेगा कि इसको नहीं लिखो फिर भी आप लिख के आइएगा, मारवा करेगा दो चार था कि नहीं भाई नहीं कैसे लिख के आएंगे, हमको आ रहा है, तुम बोलेगा कि नहीं लिखे तो दो चार था मार भी सकते हैं सामने वाला इंसान को। बाकी आप ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी वाला मैं बात कही थी कि आपको हम ऑफलाइन क्लास में फॉर्मेट लिखवाए थे। आई एम सॉरी, आई रियली फील सॉरी कि ऑनलाइन क्लासेज में हम फॉर्मेट नहीं बता पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। और लैक ऑफ टाइम के कारण जो है हम चीजों को ऑनलाइन नहीं बताएं, फॉर्मेट नहीं बता पाए। हम ऑफलाइन क्लासेज में जो लोग बनाए वो अपने आप को बिल्कुल बेहतर फील कर रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, अब क्या ही किया जा सकता है। बाकी आप अपना एफर्ट लगाए ही होंगे। कोई स्टूडेंट ऐसा होगा नहीं कि अपना जो एकदम बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाएगा। आप अपने एफर्ट बिल्कुल ही लगाए होंगे, 100% आप लिख करके आए होंगे। जो भी आपके अंदर जो क्षमता होगा अब दूसरा से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। सब अपने अपने क्षमता के अनुसार वहां पर लिखे हैं जी, और आपका रिजल्ट अपने क्षमता के अनुसार आएगा। बिल्कुल उसमें बिल्कुल होपलेस और बिल्कुल डिस्पेयर फील नहीं करना है, बिल्कुल ही निराश फील नहीं करना है। डोंट वरी अबाउट दैट। जो हो गया जो हो गया, जो होने वाला आता है वही होता है। बाकी चीजों को देख रहे हैं कि इसमें से किसका आप किस प्रश्न को डील किए, किसको आपने बनाया है। रिलीजियंस इन इंडिया पर बनाए थे, मेमोरेबल ट्रिप पर बनाए थे, कोई ऐसा यादगार आपका जो ट्रिप हो। इंपैक्ट ऑफ मीडिया ऑन लाइफ स्टाइल पर, किसका मीडिया का लाइफ स्टाइल पर क्या इंपैक्ट पड़ा इस पर लिखे थे, वाटर मैनेजमेंट पर लिखे थे, या फिर इनोवेशन थे। तो हमारे ज्यादातर स्टूडेंट जो है ऑफलाइन क्लास के वाटर मैनेजमेंट पर ही लिख करके आए थे। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाला बात कि दो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से किसी भी एक्सप्लेनेशन को उठा करके बताना था कि कौन सा चैप्टर से लिया गया है। ठीक है जी, तो इस चीज को भी आपने बताया होगा कि कौन से चैप्टर से लिया गया, उसके बाद उस चीज को एक्सप्लेन करना था, जो कि एक्सप्लेनेशन आपको सिखाया गया था। तीसरा नंबर जो हमारे पास प्रश्न है सेम है, एक्सप्लेनेशन ही करना है। ऊपर वाला जो प्रश्न था वह पोएट्री वाला प्रोज वाला था, और नीचे वाला जो प्रश्न है वह पोएट्री सेक्शंस वाला था। आप देख लीजिए यहाँ पर जो भी चीजें कौन सा चैप्टर से लिया गया, बिल्कुल आसान दिया गया था प्रश्न। बिल्कुल एक ही तो आपको बताना है जी, बाकी चारों पर दिमाग ही लगाना है। एक्सप्लेनेशन में 4 ऑप्शन में केवल एक ही पर ध्यान देना। क्या आपको नहीं पता रहा है कि नियरेस्ट टावर्स ऑफ साइलेंस कहां से लिया गया है? थाउजेंड्स ऑफ माइल फार हिम से लिया गया। देखो एकदम बिल्कुल चैप्टर का नाम ही है। यस्टरडे द सन इज द हैंड्स ऑफ द जॉर्डन जी से लिया गया है। तो सीधा आप एक बात को देख करके बता रहे हैं। यहाँ पर भी प्रोज सेक्शन वाला बात को भी बताता है। एट मदर हैड टेकन डेज फ्रॉम द ऑफिस एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रॉप नानू काका। नानू काका चैप्टर से लिया गया। किसी को पहचान गया बताइए, बनाइए लेकिन फटाक से। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल ऑफ एक्सपेंडिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव एग्जिस्टेंस। ये कहां से लिया गया है जी? तो ये लिया गया है इंडियन सोल्यूशन एंड कल्चर से। बाकी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भी देखिए फुल परफेक्शन आप जो है बिना कॉरेस्पॉन्डिंग एडवांस के आप नहीं ले सकते। आपके पास सोसाइटी होना चाहिए तभी आप बेहतर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में था कि राइट अ लेटर टू योर ब्रदर आस्किंग हिम टू कम टू द मैरिज ऑफ योर अंकल इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई।
फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपके मेरे अंकल का शादी होने वाला है, तो आप उसमें अपने जो ये अपना भाई है उसको आप बुला सकते हैं। बाकी ये वाला चीजें भी करवाया गया था, यहाँ पर करवाए थे हम अपने क्लास में। और बाकी ये वाला क्लास जो ये जो है ये वाला कि एक्स्ट्रा क्लासेज के लिए हम यहाँ पर ऐसे मतलब एप्लीकेशन लिखवाए थे कि एक्स्ट्रा क्लासेज जो मैथ्स और इंग्लिश को लेकर के, कि हमको मैथ्स और इंग्लिश के लिए हमको स्पेशल क्लास चाहिए। तो दोनों सब्जेक्ट पर हम बात को लिखवाए थे, मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए, दोनों को मर्ज करके मैथ एंड इंग्लिश। और बोले थे कि यहाँ पर आपको केवल मैथ आ जाता मैथ लिख देना, इंग्लिश आए तो इंग्लिश लिख देना है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री। बाकी तो आप समझदार है, इस चीज को आप इधर से रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी इसमें स्पेशली इंग्लिश की बात किया था कि इंग्लिश का परीक्षा एक्स्ट्रा क्लासेज इन इंग्लिश बिफोर द बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम से पहले इंग्लिश का अरेंज करें। इस ये था आपको चैलेंज करना। पूरा हम लोग साल भर में करते क्या, केवल क्वेश्चन आंसर करते हैं। उसमें से 10 नंबर के व्हाट डिड बेंजी वांट टू विद मनी, बेंजी क्या करना चाहता है जी मनी के साथ। व्हाई वर द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया रेस्टलेस एंड इम्बेटेड। जो प्रश्न आपको बिल्कुल इजी लग रहा है उसी प्रश्न को आप बनाए। व्हाई डज लोमोव थिंक हिज एज क्रिटिकल। लोमोव को लग रहा था कि वह 35 के था तो उसका एज क्रिटिकल था, तो क्रिटिकल क्यों ऐसा फील कर रहा था, व्हाई वाज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस, इस प्रकार के। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में पोएट का क्या ख्याल है जी। ये एनिपिटाफ वाला चैप्टर में से लगे। इन व्हाट वे विल द ट्रेवलर्स बी ब्लेस्ड, ट्रेवलर्स किस प्रकार अपने आप को ब्लेस्ड फील करता है, ये वाला चैप्टर से लिया गया है। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है जी, कि जो ट्रेवलर है जब वह चीजों को देखता है तो उसको किस प्रकार बेहतर महसूस करता है। इफ एट ऑल डाइज इन द बैटल वी वुड बी सोल्जर्स लाइक टू बी रिमेम्बर्ड। देखिए ये अगर ये द सोल्जर पोएम से लिया गया है, कि द सोल्जर पोएम में बताया गया था, रूपर्ट ब्रूक बता रहे हैं इस बात को कि अगर हम कहीं विदेश में भी मर जाते हैं तो समझ लेना कि वहां का एक कोना मेरा ही होगा। राइट द समरी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। देखिए इसी बात को लेकर के हम कर रहे हैं कि ये हम अपने पुराने वाले वीडियो में हम बताए थे एक कि सेक्शन बी को किस प्रकार आपको डील करना है, और ये 3 का 3 समरी बिल्कुल सेम टू सेम आपका एग्जाम में लड़ गया है जी। तो हम अपने आप को भी थैंक मानते हैं कि हमने जो बताया कि फायर हिम बोला था, द सोल्जर बोला था, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट बोला था, ये 3 का 3 जो है बिल्कुल सेम टू सेम लड़ गया है जी। इसलिए यह जो प्लेटफॉर्म है लर्न विद ग्लोरियस 2.0 आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। आप अगर इधर उधर बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो इस चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर लें कि आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से बिल्कुल कनेक्टेड रहें, बिल्कुल इंफॉर्मेटिव वीडियो पाते रहें। किसी भी प्रकार का बिल्कुल ही हमारे पास आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो नहीं जाता है जी। जो भी हमारे पास वीडियो जाता है बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वीडियो होता है। आप अगर बिल्कुल अच्छे हैं कि मतलब आपको 12th क्लास के एग्जाम से लेकर के या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के आपको जरा भी कुछ अपने नॉलेज को इनहेंस करना है तो आप हमारे साथ कनेक्टेड भी रहें। और मैथ्स को लेकर के आप बेहतर जानकारी लेना चाहते हैं तो कनेक्टेड भी रहें, इस पर हम बेहतर भी वर्क करने वाले हैं। बाकी फिर आगे के वीडियोज में हम आपके पास इंफॉर्मेशन देते ही रहेंगे कि आपके क्या करने वाले आपके क्या करने वाले हैं। तो आप रहे बिल्कुल लगे रहे हमारे साथ जुड़े रहें। तो यह कह रहे थे कि 3 के 3 जो समरी है ये बिल्कुल सेम टू सेम लड़ गया है। हमारे पुराने वाला वीडियो चलाएंगे तो उसमें हम बनाएंगे इसका शॉर्ट बना करके दिखाएंगे कि हम कैसे किए थे, तीनों के तीनों बताए थे। अब बोले थे कि अगर इसमें से अगर नहीं आता है तो आप हमारा गला काट दीजिएगा। और सुबह सुबह पता ही होगा कि आप हर जगह आप ऑनलाइन क्लासेज या ऑफलाइन क्लासेज जब पढ़ते हैं तो टीचर पर ये स्टूडेंट का रहता है कि हमको एकदम बिल्कुल बता ही दीजिए, तो बता ही दीजिए। तो आज सुबह में ये बात बच्चा पूछ रहा था कि किस चीज पर बोले थे। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट बोले थे, द सोल्जर बोले थे, और एक तीसरा जो है टू बी ऑनेस्टली हम बता रहे हैं कि एन एपिटाफ बोले थे कि एन एपिटाफ लिख लें, एन एपिटाफ। ये तीनों पर आप सरसरी निगाहें कर लें, ठीक है जी। और इसमें से देखिए नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, द सोल्जर आ ही गया और एन एपिटाफ नहीं आया। तो आज के लिए हम बोले थे कि कुछ के तीनों कर लेना है। बाकी इसके पहले वाला बिल्कुल सेम टू सेम द सोल्जर, द फायर, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट तीनों ही बताए थे। ओके, प्रो सेक्शन वाला तो हम सजेस्ट स्टूडेंट को देते ही आपकी बिल्कुल प्रो सेक्शन वाला नहीं बनाना है। बाकी आपके पास नॉलेज है, आप चाहते हैं कि हम प्रो सेक्शन वाला भी बनाएं तो बनाएं, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी तो जैसे प्रोएक्टिव वाला सेक्शन किए तो दैट क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 5 नंबर इधर से मिलाना होता है, 5 नंबर इधर से मिलाना होता है। ये सब कुछ नहीं पर दिमाग लाना, 10-15 नंबर के कंप्लीट होता है। और बाकी जो हमारे पास है ये देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर दे। बताइए इसको कौन छोड़ेगा जी, इसको कौन छोड़ेगा। इसको अगर जो छोड़ा होगा अपने आप को 2-4 थप मार सकता है। आप समझ लीजिए कि आप लापरवाह स्टूडेंट रहे होंगे तभी इस प्रश्न को आप सोच पा रहे हैं, छोड़ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों आपको जो है एक बार गो थ्रू करवा दिया
कि किस प्रकार का आपका प्रश्न पूछा था। आपके पास जब भी टाइम मिलता है, कल बिल्कुल एकदम केमिस्ट्री का तैयारी सही करना शुरू करें। उसके बाद जब आपके टाइम मिलता है तो देखिए इस चीज को मिलाया, देखिए कि एनालिसिस करिए कि कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया। आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा ही, और बाकी यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा उसको आपको थ्रू कर लें। ओके, तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक ऑफ स्टूडेंट्स। तो कल के लिए हम आपको बहुत बहुत जो है बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं कि कल भी आपका एग्जाम में बेहतर हो, बाकी सारे एग्जाम से कल का एग्जाम और भी बेहतर जाए, ताकि हर दिन आप बेहतर करने का प्रयास करें। केमिस्ट्री का एग्जाम थोड़ा सा क्रिटिकल भी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री ये जो चीजें होता है साइंस वाला पर्सन थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए, इस बात को हम समझते भी हैं, हम ऑलरेडी स्टूडेंट रह भी चुके हैं। और ऐसा तो है नहीं कि बिना स्टूडेंट रहे ही हम यहाँ पर पहुंचे हैं, तो हम उस चीज को फील भी करते हैं कि हमारे पास जब पढ़ते थे तो हमारे पास भी फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर के चैलेंज रहता है, जो मैथ वाला स्टूडेंट है, और जो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट है उसके पास चैलेंज रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों को लेकर के। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं, इसको थोड़ा सा बेहतर समझना होता है, इसमें थोड़ा सा अपने गहराई को और बेहतर करना होता है, क्वेश्चन अप्लाइड करके पूछ दिया जाता है। तो इस चीज को आप समझें और ज्यादा समझने पर प्रयास करें, क्योंकि जो स्टूडेंट कंसेप्ट पर ध्यान देंगे उसी का रिजल्ट बेहतर होने वाला होगा। और आगे कंसेप्ट ही काम देने वाला, बाकी तो रट के अगर चीजें रट लिए हैं तो आज अगर रटे हैं तो कुछ दिन के बाद खत्म भी होने वाला है, आप चाहे कितना भी रट लें तो कंसेप्ट ही आगे काम देने वाला है। अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो चीजें आपको भूलना नामुमकिन सा हो जाता है, आपके माइंड में बिल्कुल इस प्रकार बैठ जाता है कि आप भूलना भी चाहें तो नहीं भूलेंगे। बाकी बहुत बहुत शुभकामना के साथ हम चाहते हैं कि आप केमिस्ट्री का पेपर आपका बेहतर जाए और आप उसके लिए बेहतर तैयारी कर लें, और बेहतर जो भी चीज आपके नोट्स वगैरह बनाए हैं उस चीज को एक बार गो थ्रू रिवीजन कर लें। यही हम चाहते हैं, एक टीचर का एक स्टूडेंट से यही एक चाहत होता है कि उसका स्टूडेंट जो है बेहतर करे, और जब आप बेहतर करेंगे तो हमारे पर चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वह बिल्कुल बरकरार रहेगा जी। और आप अगर आपका रिजल्ट खराब होता है तो टीचर के चेहरे का जो मुस्कुराहट है वह कहीं ना कहीं उदासी में बदल जाता है, और आप बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे कि आपके टीचर का जो चेहरा है वह मुस्कुराहट से उदासी की ओर बदले। और आपका टीचर का क्यों, आपके जो माता पिता, आपके जो भी वेल विशर्स हैं, आपके जो भी शुभचिंतक हैं, आपके फ्रेंड सर्कल जो भी आपके अच्छा चाहते हैं, वह सबके जब आप बेहतर करेगा तो सबके लिए बेहतर, और आपका खराब होगा तो सबके लिए खराब होगा। तो आप अपने आप को केवल अपने आप ना समझें, आप अपने आप को एक समाज, एक अपने माता पिता को उम्मीद, एक टीचर का मुस्कुराना सब कुछ समझें, और अपने आप के लिए मेहनत करें, और अपने माता पिता के लिए मेहनत करें, अपने शिक्षक के लिए मेहनत करें, अपने समाज के लिए मेहनत करो कि कुछ हमको बेहतर करना है। ओके, तो बहुत शुभकामनाओं के साथ फिर से हम आपको कहते हैं कि आप बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स और बेहतर करें। ओके, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।